वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आपके मैथमेटिक्स गणित का पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो है वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें को जानते हैं जो अभी तक आप पढ़े हैं और पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। वो है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में हम जनरली जो नंबर है उसको दो भागों में, दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कहलाता है वास्तविक संख्या। पहला क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जो हमें अभी पढ़ना है, आपके 10th क्लास में जो हमें पढ़ना है, रियल नंबर। और दूसरे भाग को कहते हैं हम लोग काल्पनिक नंबर। मतलब ये कल्पना किया जा गया है कि ऐसा भी नंबर हो सकता है, जिसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट आगे आप लोग जाइएगा किसमें, 11-12 में, तो वहां आप इसको पढ़िएगा। इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या मतलब एक कल्पना किया हुआ जो संख्या है उसे काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो है इसे हम लोग 5 अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग 5 अलग और कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसे 5 अलग और कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए उस पांचों के बारे में पढ़ते हैं कि वो 5 कौन कौन सा है। तो पहला, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। होल नंबर। NO नंबर को हम लोग शॉर्ट में NO से लिखते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स। उनके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और अगला लास्ट कैटेगरी है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अब इस समूह को हम लोग अब पढ़ते हैं। एक सिंपल बात समझिए कि आरेख द्वारा इस समूह को पढ़ेंगे और उसी आरेख के द्वारा हम इसका एक डेफिनेशन भी और इन समूह का आपस में रिलेशन भी समझेंगे। उसके लिए एक चीज आप जानिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं। n ये डिनोट किया प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को हम लोगों ने W से डिनोट किया। पूर्णांक जो है इसे हम लोग चाहे तो I से दिखाते हैं या फिर Z से दिखाते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग Q से दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग R से दिखाते हैं। और एक चीज हम यहां लिख रहे हैं T।
और ये टी जो है ये है अपरिमेय संख्या, इसको हम लोगों ने मान लिया। अब इस सबों को हम एक सर्किल में बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए n को हमने एक सर्किल में बंद कर दिया, फिर उसके बाद w को भी हम लोगों ने एक सर्किल में बंद कर दिया, फिर इंटीजर्स पूर्णांक जो है उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया एक सर्किल में। उसके बाद अगला कौन सा है, परिमेय संख्या, इसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया एक सर्कल में। और उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया ये जो रियल नंबर है और अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोगों ने एक सर्कल में बंद कर दिया। अब देखिए इस आरेख से हमें एक इन सबों नंबर के बीच एक रिलेशन मिलेगा। तो ये चीज आप जान गए हैं कि n जो लिखे हैं n क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले जानिए प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहेंगे। प्राकृतिक संख्या हम लोग कहेंगे वैसी संख्या या फिर सभी गिनती के जो नंबर होते हैं, सभी गिनती के संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। सभी गिनती की संख्याएं, सभी गिनती की संख्याएं मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अगला W से हम लोगों ने किसको लिखा है, W हम लोगों ने लिखा है पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। देखिए होल नंबर किसे कहते हैं, सभी गिनती की संख्या एवं जीरो, सभी गिनती की संख्या एवं शून्य, सभी गिनती की संख्याएं एवं शून्य, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे हम लोग, सभी गिनती के नंबर, उसके ऋणात्मक मान एवं शून्य जो हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। सभी गिनती के नंबर, गिनती की संख्याएं उनके ऋणात्मक मान एवं शून्य, एवं शून्य कहने का मतलब -3 -2 -1 0 1 2, इधर भी इन्फिनिटी तक और इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। पूर्णांक के बाद हम लोग चलते हैं क्यू। क्यू से हम लोगों ने किसको डिनोट किया है, रैशनल नंबर को, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम, ये बात समझिए, वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां
P और Q पूर्णांक हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q का मान 0 नहीं है। ये क्या कहलाएगा? आपका परिमेयी संख्या कहलाएगा। जैसे कि 0, 1, -1, -5, 1/2, 3/5, 5/7, 9/12, 10/108, ये सभी आपका परिमेयी संख्या है। ठीक है। देखिए एक चीज आपको याद रखिएगा कि परिमेय संख्या इसे तो हम कहते हैं पी वे क्यू के रूप में, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड परिमेय संख्या होता है, स्टैंडर्ड राशनल नंबर, एक स्टैंडर्ड राशनल नंबर वो होता है जहां पी और क्यू का कॉमन फैक्टर एक हो। कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे, कहेंगे वह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राशनल नंबर। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में हो। जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं है और P और Q का कॉमन फैक्टर। देखिए कुछ चीजों को मैथमेटिक्स में अंग्रेजी में पढ़िए, क्योंकि मैथ के लिए अंग्रेजी एक बेस है। ये अंग्रेजी में आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा इस हिंदी के मुकाबले में। तो मैथमेटिक्स आप लोग वैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जानते हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को और कुछ चीजें हम यहाँ इसीलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, ताकि इससे एक दो चीज होगा, आपको इंग्लिश के बारे में समझ आएगी, वर्ड स्टॉक होगा, और तीसरा चीज आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। तो अब इससे पीछे जो हमने लिखा है, देखिए 0, तो 0/1 लिख सकते हैं, इसको 1/1 लिख सकते हैं, -1/1, -5/1। तो इन सबों में कॉमन फैक्टर दोनों का 0 और 1 का 1, 1 और 1 का 1, -1 और 1 का 1, -5 और 1 का 1, 1/2 का 1, 3 और 5 का भी कॉमन फैक्टर 1 है, 5 और 7 का भी कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहां अगर हम बात करेंगे 9/12 का, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। देखिए इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, तो 1 के अलावा भी आ गया, तो वो राशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राशनल नंबर परिमेय संख्या का नहीं होगा। और इस चैप्टर में जो हमें यूक्लिड डिवीजन प्रमेय पढ़ना है, यूक्लिड का थ्योरम पढ़ना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के लिए ही लागू होता है, मतलब वैसे रैशनल नंबर के लिए लागू होता है जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? अब जैसे कि 9/12 है, तो 9/12 को देखिए, अगर 9/12 को हम लिखेंगे तो ये कटेगा किससे? 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तो अब ये हो गया 3/4। तो अब इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये सारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब 3/4, 2/3, 1/5, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 0, 5 एटसेट्रा, कुछ भी। तो ये सारा क्या है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। अब ये बच गया, तो अगला चीज हम जाते हैं वास्तविक संख्या। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो
वास्तविक संख्या क्या होगी? जो भी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या होगी वो सारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। अपरिमेय मतलब जितना भी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, नंबर सिस्टम में जितना भी है आपका, वो सभी वास्तविक संख्या होगा, सिवाय काल्पनिक संख्या को छोड़ के। अब ये है अपरिमेय संख्या, इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं हो। जो p बाय क्यू के रूप में नहीं हो, जहां p एवं q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि उदाहरण के लिए √2, √3, √7 एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपका? ऐसा नहीं है कि जिसमें भी रूट लगा हो वो अपरिमेय संख्या होगा। अब ये जैसे √9, तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। तो ये क्या होगा? ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये इसे हम 3 लिख दिए, तो 3 क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या मतलब पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये इसीलिए है कि √2 को जो है हम नहीं तोड़ सकते हैं, और √2 पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है? कोई भी नंबर और उसका माइनस मतलब ऋणात्मक मान। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने आरेख पढ़ा, ये कुछ काम के लिए पढ़ा है, और ये आपको कुछ काम देने के लिए। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के सर्किल में ये तीनों आ रहा है, लेकिन इसके सर्किल में परिमेय संख्या नहीं है, इसके सर्किल में परिमेय संख्या नहीं है, इसके सर्किल में परिमेय संख्या नहीं है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के सर्किल में कौन कौन सा आ रहा है? सारा का सारा आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या वास्तविक संख्या के सर्किल में है? नहीं। इसके सर्किल में वास्तविक संख्या है? नहीं है। इसके सर्किल में वास्तविक संख्या है? नहीं है। इसके सर्किल में है? नहीं है। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी जो प्राकृतिक संख्या है वास्तविक संख्या होगा, कोई भी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा, कोई भी पूर्णांक वास्तविक संख्या होगा, लेकिन कोई भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन कोई भी मतलब सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक, परिमेय, पूर्ण, प्राकृतिक नहीं हो सकता। यहां से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगला चीज पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। आगे हम लोग को जाना कहाँ है? मेन आपका जो टॉपिक है वास्तविक संख्या में, वो है यूक्लिड। मेन क्या है? यूक्लिड है, जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर अभी आगे जो आ रहा है उसको समझिएगा। क्या है कि ये अगर समझ में आ गया तो यूक्लिड समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आ गया, वास्तविक संख्या नहीं समझ में आया, परिमेय संख्या नहीं समझ में आया, तो यूक्लिड समझने में दिक्कत होगा। तो बेहतर है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम लोग अब यूक्लिड पढ़ेंगे। यूक्लिड पढ़ने से पहले यूक्लिड के अंदर जो कुछ टर्म होते हैं उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। प्रेमिका किसे कहेंगे हम? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? कुछ टर्म को, कुछ तथ्य को पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे कि प्रेमिका, प्रमेयिका, लेमा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेमा। तो लेमा किसे कहेंगे? देखिए, लेमा या प्रेमिका एक, प्रेमिका एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, मतलब छोटा छोटा कथन है जिसका उपयोग जिसका उपयोग बड़े
किसी बड़े प्रमेय थ्योरम या कथन को सिद्ध करने में करते हैं। मतलब लेमा की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े प्रमेय को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए अगला चीज पढ़ते हैं। अब प्रमेय, अगला चीज क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रमेय थ्योरम। थ्योरम किसे कहेंगे? देखिए थ्योरम क्या होता है, यह एक गणितीय कथन है। यह एक गणितीय कथन है जो एक या अधिक कथन द्वारा, अधिक कथन की मदद से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, यह हो गया थ्योरम। अब है परिणाम। परिणाम इसे हम लोग कहते हैं कोलेरी। कोलेरी देखिए क्या होता है, ये एक रिजल्ट होता है जो कि क्या करता है, थ्योरम पे डिपेंड करता है। भारी रूप से किस पे डिपेंड करता है, मेनली जो है थ्योरम पे डिपेंड करता है। यह एक रिजल्ट है जो प्रमेय पर निर्भर करता है। सिद्ध प्रमाण, सिद्ध प्रमाण इसे हम लोग कहते हैं एक्सियोम्स। एक्सियोम्स किसे कहते हैं, ऐसा कथन जिसे सत्य माना जाता है, माना जाता है बिना ही सिद्ध किए, बिना ही सिद्ध किए इसे क्या कहा जाता है, सत्य माना जाता है। ये हो गया हमारा एक्सियोम्स। अब है एक और चीज पढ़िए, कलन विधि। कलन विधि इसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए यह एक सीरीज होता है, श्रृंखला होता है। यह एक श्रृंखला है जो किसी प्रश्न को हल करने में मदद करता है। देखिए ये वैसे कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। अब है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो प्रेमिका क्या होती है, प्रमेय क्या होता है, वो आपको जानना जरूरी है, इसीलिए इस चीज को हमने अभी बताया। तो ये कुछ विधि थी हमने जो आपको डिस्कस किया। अब हम आते हैं जो हमें पढ़ना है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस वही चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, भाग विधि।
किसी संख्या को किसी अदर संख्या से भाग देते हैं तो क्या भागफल मिलता है, क्या शेषफल मिलता है। इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। बस इसे क्या करते हैं, एक हम तरह से पहेली के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई विक्रेता है, उसे कुछ अंडे बेचने हैं। अब वो बोल देगा, उससे मालिक पूछा कितने अंडे बेचे, तो वो एक पहेली के रूप में कहेगा कि हम वहाँ यहाँ से चले, दो दो करके बेचे हैं और अब मेरे पास इतना 5 अंडे बचे हैं। 5 5 करके बेचते हैं तो एक भी अंडे नहीं बचते हैं, 6 6 करके बेचते हैं तो 4 अंडे बचते हैं। तो उसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 8 अंडे हैं, 100 अंडे हैं, 10 अंडे हैं, और उसके आधार पे हम एक समीकरण बना लेते हैं। और वही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए इसका हम लोग कथन पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या स्टेटमेंट है इसका, क्या कथन कहता है, फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले ये चीज देखते हैं, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर ऑफ सीरीज है। क्या है, तो 2 और 15 है। 2 और 15 है। इसको हमें मान लेते हैं भाग करना है। तो देखिए इसमें क्या है, बड़ा कौन है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए कि 15 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम अब जो छोटा है उससे बड़ा में भाग देते हैं। तो 2 को जब हम 15 इस तरह से भाग देंगे तो क्या होगा, कितना बार में लगेगा, 7 बार में ये 14 होगा और एक बच जाएगा। अब ये एक जो हो गया ये 2 से छोटा है तो अब इसमें भाग नहीं लगेगा। अब देखिए ये जो है 15, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग देना हो, मतलब डिवाइडेंड। इसे क्या कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं। भागफल, क्वोशिएंट। ये जो है ये शेषफल है, रिमाइंडर। और ये जो है ये क्या है, ये भाजक है। 2 जो है वो क्या है आपका, भाजक, मतलब डिवाइजर है। अब देखिए इस चीज को अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किस तरह से, अगर हम 15 को लिखना चाहे अब तो हम लिखेंगे 15 बराबर 2 गुना 7 प्लस 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 गुना 7 प्लस 1, तो 15 क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो कैपिटल डी से, इसको क्यू से, इसको आर से, बड़ी या छोटी, ठीक है। और इसको डिवाइजर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से, स्मॉल डी से। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे डी बराबर क्या आ रहा है, देखिए 2 2 क्या है, तो 2 डी है, स्मॉल डी। डी गुना 7 क्या है, क्यू है, प्लस आर। और यही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके लिए हम लोग, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, कथन पढ़ते हैं, जो हमें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल कर लिए, उदाहरण कर लिए, अब इसको, क्योंकि ये चीज तो हम जो अभी किए ही हम बचपन से करते ही आए हैं, नहीं करते आए हैं। किसको नहीं आता है भाग करना, जब 2 संख्या को भाग करना रहता है तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं, कुछ भागफल बचता है, कुछ शेषफल बचता है। ना हो सकता है शेषफल 0 हो जाए या नहीं हो, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, अब चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो अब हम लोग कहेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय
अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं P और Q, सॉरी, Q और R Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा वो चाहे तो जीरो होगा यो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। और यही कथन जो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड विभाजन प्राइमिका है, जिसके आधार पर हम HCF भी फाइंड करेंगे आगे। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो ए है वो ए क्या है, ये ए जो है ये है आपका डिविडेंड मतलब भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। ए और बी दिए रहने पर यहाँ ये चीज याद रखिएगा, एक कंडीशन ये होगा और कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी एक कंडीशन होगा क्या, तो ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। कब, जब हम एलसीएम या फिर कब, जब हम एलसीएम या एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा ऑलवेज, याद रखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। कब हम यूज करेंगे, जब ए जो हो बी से बड़ा हो। तो ए क्या है, भाज्य है। बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी आपका भाजक है। क्यू क्या है, क्यू कोशेंट को दिखाता है, और कोशेंट मतलब क्या होता है, भागफल होता है। और आर क्या होता है, तो आर आपका शेषफल होता है। तो ये अब देखिए यहाँ जो हमारा शेषफल है वो उसका वैल्यू चाहे तो जीरो होगा चाहे भाजक से छोटा होगा। बी क्या है, भाजक। अब इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए हम जब बनाए तो हमारा शेषफल क्या आया, 1 आया। जीरो नहीं है लेकिन 1 क्या है, 2 से छोटा है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आया। अब इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। देखिए टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे कि 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस चीज को, देखिए अगर हम 2 को 8 से भागा करते हैं, अगर हम 2 को 8 से भागा करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 4 8, तो यहाँ क्या आया, रिमाइंडर शेषफल क्या आया, जीरो आया। तो इसको फुलफिल कर रहा है। चलिए अगला केस में हम मूव करते हैं। 3 को 9 से भाग दिए तो 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसी तरह 2 10, तो 5 बार में 10, तो कितना आया शेषफल, जीरो आया। 3 को 11 से, अब देखिए 3 तिहाई 9, तो कितना हुआ, 2, तो ये जो 2 आया वो 2 क्या है, 3 से छोटा है। 2 को भागा देते हैं 9 से, तो कितना बार में, 4 बार में 8, शेषफल क्या आया, 1 आया जो 2 से छोटा है। 3 को भागा देते हैं 10 से, 3 तिहाई 9, बचा कितना, 1, तो ये 1 जो है वो क्या है, 3 से छोटा है। चलिए अब एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, नोट लघुत्तम एच एलसीएम, चलिए इंग्लिश में इसको लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्त या और HCF महत्तम समापवर्त
यूक्लिड प्रेमिका से निकालने के लिए जरूरी है कि ए जो हो वो बी से बड़ा हो। ये एकदम जरूरी है, ये अगर जरूरी नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगा, ठीक है ना। ये होना ही होना है। चलिए, ये चीज था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह एक किस पे आधारित है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है, जिससे दो संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले चरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में, कि जो नंबर दिया हुआ है उसको देखते हैं कि किसे ए लेंगे और किसे बी लेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, ये पता करना है, सबसे पहले ये पता करेंगे कि ए और बी क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। जहां क्या होना चाहिए, ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब चलिए मान लेते हैं, ये हमारा स्टेप था, तो अब मान लेते हैं कि ए और बी दो पूर्णांक हैं। मान लिया ए और बी दो पूर्णांक हैं। चलिए उदाहरण से इसको समझते जाते हैं। ए बराबर मान लिया क्या, 95, और बी बराबर मान लिया क्या, 13। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए जो है बी से बड़ा है, तो प्रोसेस पहला चरण मेरा पूरा हो गया। अब चरण 2 पे हम आएंगे। पहला चरण में ये काम था ए और बी को रिकॉग्नाइज करना कि किसे हम ए लेंगे, कौन बी होगा। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, जहां तक भी सॉल्व हो पाएगा। तो इस तरह से लंबी भाग विधि द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम लोग महत्तम समापवर्तक लंबी भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं ना। तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ जब भागफल शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने रफ में कर लिया। अब चरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ए और बी पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये थ्योरम दिया, उसी के नाम पे ही यूक्लिड पड़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जिस तरह से हम क्या कहेंगे तब, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का वैल्यू 0 और बी के बीच में होगा, 0 के बराबर हो सकता है। तो अगर हम इस दोनों नंबर के लिए बात कर रहे हैं, देखिए हम आपको एग्जाम्पल सहित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ हम एक उदाहरण भी एक तरह से कहिए कि एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि 95 और 13 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या, ए की जगह पे क्या है, 95 है, तो 95 लिख दिए। बी के जगह पर क्या है, 13 है, तो 13 लिख दिए। तो अब पहला क्या लिखाएगा, देखिए पहला स्टेप जो है हमारा
एल्गोरिथम का पहला स्टेप ये वाला है, इससे कंपेयर कराएंगे। 95 लिख लिए, 13 हो गया, तो 13 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और रिमाइंडर कितना बचा है 4, तो यहाँ हम लोगों ने 4 रख दिया। तो यहाँ देखिए 4 जो है वो 0 के बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो हम फिर कहाँ चले जाएंगे, चरण 3 में चले जाएंगे। चरण 3 स्टेप 3 में मूव करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इफ अगर r बराबर 0 हो तो क्या होगा, v और s का डिवाइजर हो जाएगा, लेकिन अगर r 0 नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे। अगर r बराबर 0, r इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। और ये तब तक लगाएंगे जब तक कि भाषेशफल जो हो वो 0 नहीं आ जाए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम कहाँ जा रहे हैं, अगला प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो फिर हम जो लगाएंगे, अब किस पे लगाएंगे, अब हम बी पे लगाएंगे। कौन बी, ये वाला बी पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा बी जो है वो भाज्य बन जाएगा। तो अब हम किस तरह से लगाएंगे, तो बी बराबर कोई अब तीस अलग हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं आर ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले सकते हैं। तो आर ले लिए, आर गुना Q1 प्लस R1, ये क्या हो गया, नया भागफल, शेषफल, नया शेषफल। ये क्या है, नया भाजक, नया भाजक। और ये क्या है, नया भागफल। देखिए अब जो बात है, यहाँ 13 बी की जगह क्या था, तो 13 है, तो 13। तो अब हमारा ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक 4 को इंक्लूड करते हुए ये दूसरा स्टेप होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो 13 बड़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 3 प्लस 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे। अगर R1 0 नहीं आया तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक नहीं लगेगा। तो चरण 4 में हम लोग कहेंगे, अगर अभी जो रिमाइंडर आया है, अगर R1 बराबर 0 हो तो R जो होगा, ये जो R है, देखिए R कहाँ है, ये है, चलिए हम दिखा भी देते, कंफ्यूजन नहीं हो। तो R जो R उस दोनों संख्या का, उन दोनों संख्या का HCF होगा। इसका, तो A और B का जो संख्या हम लिए हैं कोई, तो यहाँ क्या लिए, A और B का। और अगर R इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह प्रोसेस चालू रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए, शेषफल शून्य न आ जाए, ठीक है।
तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो नहीं आया r बराबर 0, देख रहे हैं 1 है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिर जब अप्लाई करेंगे तो वो अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, अब जो है ये 4 ये हमारा भाजक बन जाएगा। तो हम फिर इस यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ये अगला स्टेप हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4 को, 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 4 प्लस 0। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे r जो है वो क्या है, 0 है। तो ये एक जो है ये क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा किसका, तो हम नंबर था 95 और 13। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 4052 एवं 12576 का HCF निकाला। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, क्या कह सकते कहेंगे कि 12576 बड़ा है किससे, 4052। ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा तब, ए जो होगा वो हमेशा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ की ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान हम लोग ले लिए 12576 और बी का मान क्या ले लिए, बी का मान ले लिए 4052। अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से देखिए अब क्या होगा, हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा होगा, तो b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले क्या बोले आपको कि चाहे तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से भागा यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो भागा कर देते हैं 4052, रफ वर्क कर लीजिएगा 12576। तो अब देखिए जब भागा करेंगे 4052 से, तो हम देख रहे हैं ये क्या होगा, 2 बार में 3 बार में हो सकता है लग जाएगा। देखिए 3 बार में लगाने का कोशिश करते हैं, क्या होता है, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, हाथ बाकी 1, ये 1 हो गया, 4 तिहाई, तो 3 बार में लग गया। ये होगा 0, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब 420 को करेंगे, चूंकि यहाँ क्या है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 4052 नहीं। तो देखिए ये क्या होगा, 4052 अब कितना बार में लगेगा, तो कोशिश करके देखिए 1 2 3 4 कितना बार में लगेगा, पहले वो ट्राई कीजिएगा, कीजिए ट्राई। हमारा आएगा जब हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो इस टाइप का आएगा। तब चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, आपको बोले लॉन्ग जो लंबी भाग विधि होती है वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। सबसे पहले ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए की जगह है 12576, तो 12576 बराबर क्या होगा, बी, तो बी क्या है 4052। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, बी को हम इसको कितना टाइम से गुना करेंगे कि लगभग इसके बराबर होगा। अगर 10 से गुना कर देते हैं तो देखते हैं ये इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़ा करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से अगर करते हैं, 4 × 4 = 16, तो इससे बड़ा तो 4 से कम ही होगा। और 2 से करते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, तो कहने का मतलब 3 से करेंगे। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा इतना गुना 3 प्लस 420, और ये वर्क आपको रफ में करना ही होगा। अब यहाँ चूंकि क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब क्या होगा, 4052 बराबर हो जाएगा, 4052 हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो अब ये जो होगा क्या होगा, जो हमारा शेषफल रहा है ये क्या बन जाएगा, भाज्य भाजक बन जाएगा।
बी बन जाएगा तो बी गुना, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल आएगा हमारा कितना, 272। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि r इज नॉट इक्वल टू, या फिर यहाँ हम, चलिए क्योंकि ये लंबा जाएगा तो यहाँ भी क्या है, r इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब r इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर हम अगले प्रोसेस में जाएंगे। अब अगले प्रोसेस में हमारा क्या होगा, 420 बराबर a 420 हो जाएगा, और b की जगह क्या होगा, तो b की जगह क्या होगा, देखिए जो आपका शेषफल रहेगा सही, तो शेषफल कितना रहा है, 272। तो हम लिखेंगे 272 गुना 1 प्लस 148। देखिए हम कॉपी करते जा रहे हैं, आप देखिए पहला पार्ट में हम इसको लिखे, दूसरा पार्ट में हम इसको लिखे, इसी तरह पहले आप मार्किंग कर देंगे इसको, तीसरा पार्ट में ये लिखेंगे, फिर चौथा पार्ट में इसको लेंगे, फिर पांचवा पार्ट में ये वाला लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला लेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला लेंगे। चलिए इसी को करते हैं कंटिन्यू। 148, अब क्या होगा, 272 आएगा, 272 बराबर क्या होगा, 148 गुना 1, तो शेषफल कितना बच रहा है, 124। अगले स्टेज में अब क्या होगा, 148 बराबर होगा 124 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस देखिए कितना है, 24 है शेषफल। तो फिर अब क्या होगा, 124 को लिखेंगे हम लोग, 24 गुना 5 प्लस 4, अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया है। फिर हम जाएंगे 24 पे, तो 24 को हम लिखेंगे 4 गुना 6 प्लस 0। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है शेषफल मतलब r जो है वो जीरो है। तो जब शेषफल यहाँ r जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। और यहाँ जब समाप्त हो जाएगी तो इसका जो भाजक होगा वो क्या होगा, वो ही HCF होगा। तो HCF कौन होगा, ये जो भाजक है। तो यह हम क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी, होती है। अतः अतः HCF कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 क्या है, भाजक है। यहाँ चलिए हम ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, क्योंकि 4 भाजक है। लास्ट जो भाजक होता है वो क्या होगा, वही उस स्थिति में क्या बनेगा, उसका HCF बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, HCF ऑफ किसका किसका था, 125 76 और 40 52। तो इसका HCF हमारा कितना निकला, 4 निकला।